करते हैं बहुपद के बारे में। सेकेंड चैप्टर कक्षा 10 यूपी बोर्ड सेशन 2025 और 26। दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं बहुपद। बहुपद क्या है हम लोगों ने 9th में पढ़ा। 10th में हम ऑनलाइन इसकी डिफिनीशन जानते हैं कि एक ऐसा बीजीय व्यंजक जो एक या एक से अधिक पद रखता है उसे ही हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। अगर नाम से जाएंगे तो बहु माने बहुत सारे और पद मीन्स पद, यानी ऐसा कोई बीजीय व्यंजक जिसमें बहुत से पद हों। यह अंग्रेजी भाषा में इसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। यह पॉली शब्द जो है यूनानी शब्द है और पॉली शब्द का मतलब होता है बहुत से, और यहाँ नोमियल शब्द का अर्थ टर्म से है और टर्म माने होता है पद। और बीजीय व्यंजक सिर्फ दो ही पदों को मान करके चलते हैं, दो ही सिंबल को मान के चलते हैं, धन और ऋण। उन्हें वो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को, गुणा और भाग को नहीं मानते। चलिए बात करते हैं कि कोई भी एक बहुपद जो है उसका व्यापक रूप क्या होगा, एक्सपांड फॉर्म क्या होगा, या हम एक्सपांडेड फॉर्म कह सकते हैं या स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते हैं, क्या होगा। n घात वाले बहुपद का व्यापक रूप होगा a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर a3x क्यूब a4x4 डॉट 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 anxn। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ चर राशि नहीं है, यहाँ एक चर राशि है, यहाँ 2 घात के साथ है, यह 3 घात के साथ है, चौथे वाले पद में 4 घात के साथ है, पांचवें वाले पद में 5 घात के साथ होगी, n वाले पद में n घात के साथ होगी। जहाँ a0 a1 a2 a3 an ये सब के सब क्या है, वास्तविक संख्या है। यानी यहाँ पर कोई भी वास्तविक संख्या ली जा सकती है। और वहीं यक्ष की प्रत्येक घात क्या होनी चाहिए, ऋणोत्तर पूर्णांक होनी चाहिए, यानी वह पूर्ण अंक में होनी चाहिए और ऋण नहीं होनी चाहिए, वह ऋणोत्तर पूर्णांक कहलाती है। अब बात करते हैं बहुपद की घात के बारे में। किसी बहुपद की घात क्या होती है। किसी बहुपद में चर की उच्चतम घात वाले पद को, कोई बहुपद आपने लिख लिया जिसमें एक या एक से अधिक पद हो, तो किसी भी बहुपद में अधिकतम घात वाले चर की उच्चतम घात वाले पद को के घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि किसी बहुपद में चर की उच्चतम घात देखिए। मान के चलिए हमारे पास एक बहुपद दे रखा है 8x पर 4 3x क्यूब 6x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। इसमें अधिकतम घात वाला चर कौन है, 8x पर 4 है। इस चर का अधिकतम पद का घातांक कितना है, तो घात का अंक 4 है, इसलिए बहुपद की भी घात क्या हो जाएगी, 4। ऐसे ही नीचे वाले पद को ध्यान से देखिए। हम सबसे पहले क्या करेंगे, चर की उच्चतम घात देखेंगे। चर की उच्चतम घात क्या है, 6x क्यूब। इस पद के चर की घातांक क्या है, 3, तो बहुपद की घात भी क्या हो जाएगी, 3। किसी बहुपद में हम सबसे पहले पद को चुनेंगे और पद को चुनने के बाद हम उस पद पर अधिकतम घात को देखेंगे। अधिकतम घात जितना होगा उस घातांक को ही लिख देंगे, वही उसका घात हो जाएगा। अब बात करते हैं बहुपद के पद के बारे में। माना हमारा f(x) फंक्शन ऑफ यक्स पढ़ते हैं, यानी यक्स का फलन। हिंदी में आप इसे पढ़ेंगे f(x), यानी इसका मतलब यक्स का फलन। तो यक्स का फलन दिया है a0 a1x a2x स्क्वायर a3x क्यूब a4x4 डॉट 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 anxn में n घात का एक बहुपद है। तो इसमें जो a0 है, ये अकेले a0, तो ये अपने आप में क्या है, एक पद है। a1x अपने आप में एक पद है, a2x स्क्वायर अपने आप में पद है, a3x क्यूब अपने आप में एक पद है। तो ऐसे हम पद को पहचान सकते हैं। पदों को पहचानने का एक सिंपल सा और तरीका अगर आपको बता रहे हैं, नॉर्मल एक नंबर में, एक लाइन में आप काउंट कीजिए कि बहुपद पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो आप प्लस और माइनस सिंबल को काउंट कर लीजिए। जितना प्लस और माइनस सिंबल होगा, यानी धन और ऋण चिन्ह जितना होगा, उतने ही पद होंगे। घात को देखने के लिए कोई जरूरी नहीं है, चर पर अधिकतम घात देख लें बस बहुपद में, वो उस बहुपद की घात हो जाएगी। लेकिन अगर पदों की संख्या आपसे पूछता है तो आप धन और ऋण चिन्ह गिनिए किसी भी बहुपद में। अभी हम लोग जब इधर डिफिनीशन देखेंगे तो धन और ऋण चिन्ह को ही बस गिनेंगे, उससे ही हमें पता चल जाएगा कि हमारे बहुपद द्विपदी हैं कि त्रिपदी हैं, चतुर्थपदी हैं, कितने पद के हैं। सिर्फ धन और ऋण चिन्हों को काउंट किया जाता है, काउंट कर लेंगे आपको पता चल जाएगा।
अब बात करते हैं बहुपद के मान के बारे में। बहुपद का मान क्या होता है? मान लीजिए fx जो है यक्स एक बहुपद है और a एक वास्तविक संख्या है। कोई एक बहुपद fx है और उसमें कोई एक वास्तविक संख्या, अपने मर्जी से कुछ भी आप मान सकते हैं, आप a एक वास्तविक संख्या मान लिए। fx में यक्स के जगह अगर आप a की वैल्यू पुट करते हैं तो जो मान प्राप्त होता है यक्स बराबर a पर, उसे ही बहुपद का मान कहेंगे। जैसे fx बराबर यहाँ दिया है और x बराबर 2 पर हमने fx का मान निकाला है तो ये आया है। सिंपल तौर पर आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपके पास fx एक फंक्शन है, x प्लस 3, कुछ भी हो सकता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या ले रहे हैं। x स्क्वायर आप ले लीजिए, x पर 20 ले लीजिए, आपकी मर्जी है, क्योंकि फलन कुछ भी हो सकता है। आपने माना कि हमारा एक फंक्शन कोई है, x बराबर 2 पर हमें बहुपद का मान बताना है, या x बराबर 1 पर बहुपद का मान बताना है, या x बराबर -1 पर बहुपद का मान बताना है। तो जहाँ x है वहाँ -1 अगर आप रखते हैं तो 1 पर ये हमारा मान आया 1-3 यानी 4। तो यह जो है ना x बराबर 4, इस x बराबर -1 पर बहुपद का क्या है? मान है। हम कहेंगे x बराबर -1 पर जो 4 है वो बहुपद fx बराबर x पर 20-3 का मान है। इसे ही बहुपद का मान कहते हैं। यह बहुपद का मान किस पर है? x बराबर -1 पर है। जितना चाहे उतना मान आप बढ़ाएंगे उतने ही मान निकल सकते हैं। यानी किसी एक बहुपद के कितने मान हो सकते हैं? तो अनंत मान हो सकते हैं, क्योंकि आप जितने नंबर रखते जाएंगे उतने मान उसके प्राप्त होते जाएंगे। अब हम बात करते हैं अगले टर्म की। अब हम लोग देखेंगे वर्गीकरण, बहुपद का वर्गीकरण। बहुपद कितने प्रकार का होता है? तो बहुपद का जब वर्गीकरण किया गया तो यह 2 प्रकार से किया गया। बहुपद का वर्गीकरण, बहुपद का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया। पहला पद के आधार पर और दूसरा घात के आधार पर। पद के आधार पर अगर हम वर्गीकृत करते हैं तो शून्य बहुपद सबसे पहला आता है। शून्य बहुपद, शून्य बहुपद क्या है? सभी पद के गुणांक क्या हो? शून्य हो। यानी कोई भी बहुपद आप ले लीजिए, उसका गुणांक क्या कर दीजिए? 0 कर दीजिए। आप यहाँ देखिए इसका गुणांक 0 है, यहाँ भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, यानी मिला जुला करके टोटल का मान क्या आता है? 0 ही आता है। यानी ऐसा कोई भी बहुपद जिसका मान 0 हो उसे ही हम शून्य बहुपद कहते हैं। अचर बहुपद किसे कहते हैं? वास्तविक संख्याओं का केवल एक ही पद हो, वास्तविक संख्याओं का केवल एक पद हो, उसे ही हम अचर बहुपद कहते हैं। यानी कोई भी अचर संख्या आप लिख सकते हैं, ये सारे के सारे अचर बहुपद हैं, एक ही पद के साथ है। अब आते हैं एक पदी बहुपद पर। एक पदी बहुपद उसे कहा जाता है जिसमें पदों की संख्या क्या हो? 1 हो। तो मैंने कहा ध्यान से, आप पद देख रहे हैं तो घात की बातें मत कीजिए। आप देखिए पहले में कितने प्लस और माइनस है, प्लस माइनस काउंट कीजिए, पद आपको पता चल जाएंगे कितने हैं। 1 है, 1 प्लस दिख रहा है यानी एक पदी है। यहाँ 1 माइनस दिख रहा है, एक पदी है। यहाँ कुछ नहीं होता है तो प्लस होता है, एक पदी है। यहाँ 1 माइनस है, एक पदी है। यानी यहाँ प्लस और माइनस यानी धन चिन्ह और ऋण चिन्ह को आप बस देखिए, पावर से आपको यानी घात से आपको कोई लेना देना नहीं है। जितने चिन्ह आपको दिखाई देंगे उतने ही पद आप बताएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा सब के सब व्यापक रूप में होने चाहिए, अगर वो व्यापक रूप में नहीं है तो वो गलत माने जाएंगे। अब बात करते हैं द्विपदी बहुपद की। द्विपदी बहुपद यानी जिसमें पदों की संख्या क्या हो? 2। आप ध्यान से देखिए इसमें पद 2 है, हम प्लस चिन्ह नहीं देखते हैं, तो ये प्लस चिन्ह इसके साथ था तो दो चिन्ह हो गए। 2 चिन्ह यानी 2 पद। पहले देखें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है अपने, तो 2 पद है हमारे पास, एक प्लस का एक माइनस का, 2 पद हैं। इसमें भी देखिए माइनस प्लस और माइनस 2 पद हैं 2 टर्म के लिए। तो हमें पदों की संख्या के आधार पर अगर बतानी है तो धन चिन्ह और ऋण चिन्ह को ही क्या कर लेंगे? काउंट कर लेंगे, गिन लीजिए उतने ही। मान के चलिए अगर कोई त्रिपदी बहुपद हो, त्रिपदी बहुपद हो, त्रिपदी बहुपद यानी ट्राइनोमियल हो, तो ट्राइनोमियल किसे कहते हैं? ट्राइनोमियल जो होता है इसमें पदों की संख्या आपके 3 होगी।
पदों की संख्या 3 होगी, यानी पदों की संख्या 3 होगी। तो आप देखिए यह 3x² प्लस 5x प्लस 2, 6x पर 10 माइनस 9x² प्लस 5। तो आप ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इसमें कितने चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3, यानी 1 2 3, आपको 3 पद दिखाई दे रहे हैं। और ध्यान रखिए हम यह पदों की संख्या तभी बताएंगे जब वह अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, यानी व्यापक रूप में हो, यानी मानक रूप में हो। तो ये मानक रूप में है, न तो इसमें कुछ जुड़ रहा है नहीं घट रहा है। अगर इसमें कुछ जुड़ रहा होता, घट रहा होता, गुणा हो रहा होता, भाग हो रहा होता, तो पहले हम उसे करा लेते और एट लास्ट बताते हैं। इसमें भी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, देखिए 10 घात है, उसके बाद 2 घात है, उसके बाद 0 घात है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, काउंट कर लीजिए कितने चिन्ह है। तो ये 1 2 3, 3 है तो त्रिपदी बहुपद है। लेकिन घात का कोई पद देख रहे हैं तो घात का कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह जब हम आधार बदलेंगे और घात के आधार पर देखेंगे तो पद का कोई लेना देना नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। रैखिक बहुपद वह बहुपद होता है जिस बहुपद में चर की उच्चतम घात क्या हो, 1 हो। तो चर की यहाँ उच्चतम घात ध्यान से अगर आप देखेंगे तो 1 है, यहाँ भी 1 है, कुछ नहीं होता है, क्या होता है, पावर 1 होता है। तो यह रैखिक बहुपद है। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, ऐसा बहुपद जिस बहुपद के चर की उच्चतम घात क्या हो, 2। तो ध्यान से देखिए यहाँ चर पर पावर कितना है, अधिकतम घात 2 है कि नहीं है। लेकिन अगर आप ध्यान देखेंगे पद, तो पद इसमें कितने हैं, 1। इसको ध्यान से देखिए, इस चर की अधिकतम घात कितनी है, 2, द्विघात बहुपद। लेकिन पदों की संख्या अगर काउंट करेंगे तो कितना है, 2 है। ऐसे ही यहाँ बहुपद देखिए, घात देखिए, चर की अधिकतम घात 2 है तो घात तो 2 हो गया, लेकिन पद देखिए 1 2 3। ध्यान दीजिए हमेशा आगे वाले साइन को लिखा नहीं जाता है। इस 3 का अगर कोई आपसे फेस पूछता है तो इस साइड है, 2 का फेस उसके सामने होता है और 3 का साइन उसके सामने है। तो ये 3 पद है। पद अगर कोई पूछेगा तो इसमें 3 है, लेकिन घात अगर कोई पूछेगा तो बहुपद की घात कितना बताएंगे, 2, क्योंकि चर पर अधिकतम घात कितनी है, 2। ऐसे ही त्रिघात में भी उच्चतम घात हम 3 देखेंगे। देखिए यहाँ पद 1 है लेकिन घात 3 है, यहाँ पद 2 है लेकिन घात 3 है, पद 3 है लेकिन घात 3 है, पद 4 है लेकिन घात 3 ही है। तो अगर हमसे कोई पूछेगा बताइए ये कितने घात का बहुपद है, तो 3 घात का बहुपद है। और कितने पदी है, तो चतुर्थ पदी है, 4 पदों वाला है। ऐसे ही चतुर्थ घातीय में 4 घात है। देखिए घात कितना है, 4 है, लेकिन पद 1 है, घात कितना है, 4 है, पद 2 है, घात कितना है, 4 है, यानी पद 3 है, घात कितना है, 4 है, और पद भी कितने हैं, 4 है। यानी जब हम पद के आधार पर बहुपद बताएंगे तो घात नहीं देखेंगे, और घात के आधार पर बहुपद की व्याख्या करेंगे तो पद नहीं देखेंगे। द्विघात समीकरण, रैखिक समीकरणों के हल हम बहुत पहले ही क्लास 9th में हम लोगों ने बहुत अच्छे से निकाला है। अब द्विघात समीकरणों के हल के बारे में बात करेंगे। द्विघात समीकरण किसे कहा जाता है, यदि px द्विघात बहुपद हो तो px बराबर 0 को ही द्विघात का समीकरण कहते हैं। px यानी p इज द फंक्शन ऑफ x, यानी p जो है x का फलन है, और ये px ही नहीं fx कुछ भी हो सकता है। ये px द्विघात बहुपद होना चाहिए, यानी x² + 2। ये एक द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद है, और अगर इसी का मान किसके बराबर हो जाए, 0 के, तो हम इसे ही द्विघात बहुपद से द्विघात समीकरण कहेंगे। बस इसका मान 0 के बराबर हो जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं द्विघात समीकरण के मूल या हल। द्विघात समीकरण के मूल और हल के बारे में। किसी द्विघात समीकरण के मूल या हल द्विघात समीकरण की चर राशि के वे मान हैं जो उस समीकरण को क्या कर देते हैं, संतुष्ट कर देते हैं। यानी चर राशि का मान अगर हम समीकरण में रखें तो समीकरण संतुष्ट होकर के किसके बराबर आ जाएगा, 0। इसीलिए उन मूलों को हम शून्यक भी कहते हैं, क्योंकि वो द्विघात समीकरण को क्या कर देते हैं, शून्य कर देते हैं, इसलिए वे शून्यक भी कहलाते हैं। द्विघात समीकरण ax² + bx + c, ये हमारे पास एक समीकरण है हमारा द्विघात का। द्विघात का यह जो समीकरण है ax² + bx + c के हल करने की कितनी विधियां हैं, तो हल करने की मुख्यतः 3 विधियां हैं। पहली विधि को गुणनखंड विधि है, जो कि कक्षा 9 में बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों ने पढ़ा, जिसे मैंने आदि अंत के गुणे के नाम से पढ़ाया।
दूसरी विधि है पूर्ण वर्ग बना करके हल करने की विधि। यह विधि आपके सिलेबस से बाहर हो चुकी है 2022 के बाद से ही, लेकिन फिर भी हम लोग इसके एक टाइप को पढ़ लेंगे। और तीसरा है श्रीधराचार्य सूत्र। तीसरी विधि को श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं। श्रीधराचार्य सूत्र x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में d/2a। यहाँ हम हिंदी में पढ़ेंगे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस करणी में d/2a, जहां d को हम विविक्तिकर कहते हैं और विविक्तिकर का मान होता है b² माइनस 4ac। यह जो विविक्तिकर है, यह विविक्तिकर किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करने में काम आता है। अब एक और बात है, इस श्रीधराचार्य सूत्र को एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम द्विघात सूत्र भी कहते हैं। तो अक्सर किताबों में हुआ क्या है कि द्विघात सूत्र का जिक्र होगा, आप किताबों में द्विघात सूत्र ही पढ़े होंगे, लेकिन इन्हें श्रीधराचार्य सूत्र भी कहा जाता है। हुआ क्या था कि यह पश्चिमी सभ्यता के कुछ मैथमेटिशियनों ने हमारे आचार्यों के नाम को छिपाने की कोशिश की, लेकिन हम चाहेंगे कि आप इसे श्रीधराचार्य सूत्र ही कहें द्विघात सूत्र के बजाय। अब बात करते हैं द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, द्विघात समीकरण के जो मूल हैं उनकी प्रकृति के बारे में। तो अगर आपको विविक्तिकर पता है तो विविक्तिकर का लक्षण बता देगा कि मूल कैसे हैं। यदि मूल का यानी विविक्तिकर का मान 0 के बराबर है, 0 से बड़ा है, ध्यान दीजिएगा, विविक्तिकर का मान 0 से बड़ा है यानी धन 1 धन 2 यानी प्लस में कोई भी मान आए, प्लस में अगर कोई भी मान आए और वो मान पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग होने का यह मतलब है कि जैसे 4 हो, 9 हो, 16 हो, आपका 36 हो जाए, 25 हो जाए, तो ये सारे के सारे पूर्ण वर्ग हैं। तो यदि विविक्तिकर का मान 0 हो, 0 से बड़ा है, यानी ये सारे मान 0 से बड़े हैं कि नहीं है, 0 से बड़े हों और पूर्ण वर्ग हों। पूर्ण वर्ग का मतलब इनका पूरा एक वर्ग बनाया जा सकता है, इनका वर्ग बनाया जा सकता है, ये एक पूर्ण वर्ग हो, तो मूल वास्तविक परिमेय और असमान होते हैं। तो 3 बातें यहां निकल करके सामने आएंगी कि मूल परिमेय होगा, वास्तविक होगा और असमान होगा। तो वास्तविक तो लगभग सभी होते हैं, सभी वास्तविक होते हैं सिर्फ इस कंडीशन को छोड़ करके, लेकिन बाकी सभी वास्तविक, परिमेय तथा असमान होंगे। वहीं अगर आपका d का मान 0 से बड़ा हो लेकिन पूर्ण वर्ग न हो, पूर्ण वर्ग नहीं होने का मतलब इनके बीच में न आए, इनके अलावा कोई मान आ जाए, जैसे 3 आ जाए, 2 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, तो ये 0 से तो बड़े हैं लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है। ये पूर्ण वर्ग नहीं होंगे तो उस समय मूल वास्तविक होगा और परिमेय के जगह अपरिमेय में आएगा, अपरिमेय होगा और असमान होगा। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्याओं को जब हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा तो बड़े अच्छे से इसके विषय में हम लोगों ने चर्चा की थी। अब बात करते हैं कि यदि d का मान 0 के बराबर हो जाए, अगर d का मान 0 के बराबर हो जाता है तो उस समय मूल वास्तविक और समान होंगे, और यदि d का मान 0 से छोटा हो जाए यानी मान माइनस में आने लगे, आप d का मान निकालिए, d का मान मतलब d बराबर b² माइनस 4ac। किसी भी द्विघात समीकरण से a b c की तुलना करके और आप a b c का मान निकालेंगे और a b c का मान निकालने के बाद d निकालेंगे यानी b² माइनस 4ac, और अगर वो 0 से छोटा हो गया तो कहेंगे उस समय कि मूल वास्तविक नहीं है यानी मूल काल्पनिक है। द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल तथा गुणनफल। द्विघात समीकरण के मान लीजिए कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c में अगर इसके मूल अल्फा और बीटा हैं तो मूलों का योग बराबर होता है माइनस यक्स का गुणांक माइनस यक्स का गुणांक बटे x² का गुणांक। माइनस यक्स का गुणांक बटे x² का गुणांक बराबर माइनस b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर आप ऐसे कह सकते हैं कि माइनस b/a, या आपको शुद्ध भाषा में बात करना है तो माइनस यक्स का गुणांक बटे x² का
गुणांक। ऐसे ही मूलों का अगर गुणनफल आपको ज्ञात करना है अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक यानी बराबर सी बाई ए। अगर द्विघात समीकरण को ध्यान से देखेंगे तो अचर पद आपका सी है और यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है। यहाँ अचर पद आपका सी है और यक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, तो अचर पद बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक यानी सी बाई ए। और यदि आपके मूल दिए हों, किसी द्विघात समीकरण के मूल दिए हों और द्विघात समीकरण पूछ रहा हो, तब आप फार्मूला रखेंगे यक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू यक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0, यानी यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। निम्न में से कौन सा एक बहुपद नहीं है? हमें बताना है कि नीचे दिए गए कुछ बहुपद दे रखे हैं ए बी सी डी, और इसमें से बताना है कि ये बहुपद नहीं है। तो 2 चैप्टर बहुपद और द्विघात समीकरण दोनों को मैंने एक साथ इसका इंट्रोडक्शन दिया था और दोनों को एक ही साथ पढ़ाया है। तो हम लोगों ने द्विघात और बहुपद को टाइप वाइज करके, तो ऐसे ही जैसे बहुपद के 4 टाइप हैं वैसे ही द्विघात के भी 4, 5 या 6 टाइप पढ़ाए गए हैं आपको। तो ये टाइप्स आपको सॉल्व करने हैं और दोनों चैप्टर एक साथ पढ़ा दिए गए हैं। इसके बाद भी अनदर टर्म में अगर कोई क्वेश्चन आपसे बचता है तो कमेंट के माध्यम से या डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। निम्न में से कौन सा एक बहुपद नहीं है? टाइप फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बहुपद से आता है कि 4 ऑप्शन आपके दे रखेंगे और पूछेगा इसमें से कौन सा आपका एक बहुपद नहीं है। तो बहुपद सिर्फ एक स्थिति में नहीं होता है, यदि किसी चर राशि का घात पूर्णांक संख्या न हो। अगर पूर्ण संख्या नहीं है, किसी भी चर राशि का घात पूर्ण संख्या नहीं है, तो हम उसे बहुपद नहीं कहेंगे, और अगर पूर्ण संख्या है तो वह बहुपद है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं और देखते हैं कि चर राशियां कहाँ कहाँ है। हमारी चर राशि यहाँ पर है और यहाँ पर है, क्या इनके घात पूर्ण संख्या में है? अतः यह बहुपद है। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 0 से लेकर के अनंत तक गिनी जाती हैं। अब दूसरे नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें चर राशि देखेंगे, चर राशि आपके पास यहाँ है, चर राशि यहाँ है, क्या इन पर घात पूर्ण संख्या है, इसलिए यह बहुपद है। लेकिन हमसे पूछ रहा है बहुपद नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन पर आते हैं। क्या ये अपान में दिया है, √2 में दिया है? बिल्कुल नहीं। हम जो है किसी भी अचर राशि के √2 में होने से कुछ भी नहीं देख सकते या कर सकते। हमें चर राशि देखनी होती है बहुपद बताने के लिए। तो हमारा बहुपद यहाँ है, तो बहुपद पर 1 घात है, बहुपद पर 2 घात है, चर राशि पर 2 घात है, 3 घात है, ये 3 घात है, तो ये 3 घात है। तो हम देख रहे हैं ये तीनों के तीनों 1, 2, 3 ये पूर्ण संख्या है कि नहीं है। तो अतः यह भी बहुपद है। तो 4 ऑप्शन में से अगर 3 हमारे सही हो गए तो गलत वाला कौन हो गया? चौथा हो गया। लेकिन हम कैसे गलत हुआ इसके बारे में बात करेंगे, ध्यान से देखिए। ये हो जाएगा यक्स, और हम जानते हैं कोई भी संख्या जब नीचे से ऊपर जाती है या ऊपर से नीचे आती है तो उस पर पावर माइनस हो जाता है। तो ये यक्स पर 1 घात है, तो यहाँ यक्स पर क्या हो जाएगा? -1। तो यहाँ आप रीजन देंगे चूंकि चर राशि की घात ऋणोत्तर पूर्णांक संख्या है या ऋणात्मक संख्या है या पूर्ण संख्या नहीं है। लिखेंगे चूंकि चर राशि की घात पूर्ण संख्या नहीं है, अतः यह बहुपद भी नहीं होगा। इसलिए यह बहुपद भी नहीं होगा। बहुपद होने के लिए चर राशि की घात पूर्ण संख्या होना जरूरी है। अब आ जाते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन में। दूसरे टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि मान के चलिए आपको एक ग्राफ दे देगा, कहेगा बताइए, मान लीजिए कि यह px के लिए y बराबर px है। तो हमेशा एक ही बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी ग्राफ इस दूसरे टाइप के क्वेश्चन आप देखेंगे पेपर में,
तो ये क्वेश्चन 2019 और 2024 में बोर्ड पेपर में आया हुआ भी है, इससे भी रिलेटेड कई बार क्वेश्चन यहाँ आया हुआ है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो हम एक चीज को ध्यान देंगे कि हमेशा हम देखेंगे फंक्शन किसका है। हम देख रहे हैं y बराबर फंक्शन किसका है, पी एक्स का है, यानी पी एक्स है, यानी यक्स का ये पूरा फंक्शन है y के टर्म में। बस यही आपको देखना है कि यह फंक्शन किसमें है, तो यक्स का फंक्शन है। क्यों? क्योंकि हम तब यक्स का एक्सिस देखेंगे, यक्स अक्ष को देखेंगे, यही जिसका फंक्शन होगा उसी का अक्ष देखेंगे। y का फंक्शन होगा तो y का देखेंगे, यक्स का है तो यक्स का देखेंगे। पहले वाले में ग्राफ ये है, तो हमें बताना है कि ग्राफ नीचे आकृतियों में दिया गया है, तो हमें शून्यकों की संख्या बतानी है। शून्यकों की संख्या बताइए, शून्यकों की संख्या बताइए। तो हमें शून्यकों की संख्या बतानी है। चलिए शून्य की बात करेंगे। हम लिखेंगे बहुपद में या शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर 0। क्यों? क्योंकि ग्राफ यक्स अक्ष को प्रतिच्छेदित नहीं कर रहा है, प्रतिच्छेदित नहीं कर रहा है। यक्स अक्ष को कहीं टच किया है, अतः इसके शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब इसमें हम आएंगे, यहां लिखेंगे शून्यकों की संख्या। अब यक्स अक्ष को देखिए ध्यान से, आपका यक्स अक्ष को देखिए ध्यान से, शून्यकों की संख्या बराबर शून्य कितने होंगे, तो यक्स अक्ष को ये कितने जगह प्रतिच्छेदित कर रहा है, एक जगह, तो शून्यकों की संख्या भी क्या हो जाएगी, 1। शून्यकों की संख्या बराबर 1, क्योंकि ग्राफ यक्स अक्ष को एक स्थान पर प्रतिच्छेदित कर रहा है। अब ऐसे ही नहीं, इस अगले वाले पर हम आ जाएंगे। तो शून्यकों की संख्या बराबर संख्या बराबर 3। देखिए यक्स अक्ष को यह 3 बार प्रतिच्छेदित कर रहा है, तो कोई रीजन पूछेगा क्यों, क्योंकि ग्राफ यक्स अक्ष को 3 स्थानों पर प्रतिच्छेदित कर रहा है। चलिए अब आ जाते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन पर। टाइप थर्ड, ये 2019-2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। 4 ग्राफ आपके दे रखे हैं और पूछ रहा है कि बताइए निम्नलिखित में से एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। द्विघात बहुपद का आलेख कर रहा है, नहीं है। तो चलिए पहले पर आते हैं। क्या पहला यक्स अक्ष को कहीं प्रतिच्छेदित कर रहा है या वाई अक्ष को किसी भी स्थान पर? तो कह रहा है कि द्विघात बहुपद, यानी इसके शून्य क्या हो गए, सारे के सारे 0 हो गए, यानी सारे शून्य 0 हो गए, इसकी बात ही नहीं करेंगे। यहां पर भी ये कहीं टच नहीं कर रहा है, इसकी भी हम बात नहीं करेंगे। यहाँ पर कितने स्थानों पर टचिंग हो रही है इसकी, 2 स्थानों पर, तो ये द्विघात है। और कह रहा है वो द्विघात नहीं है। ये कितने स्थानों पर प्रतिच्छेदित कर रहा है यक्स अक्ष को, 3 स्थानों पर प्रतिच्छेदित कर रहा है। अतः यह द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। ये किसका आलेख है,
त्रिघात बहुपद का आलेख है। ये हमारे टर्म को टच ही नहीं कर रहे हैं तो इन्हें हम काउंटिंग में आए लाएंगे ही नहीं। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इसे ही टिक मार देंगे क्योंकि ये तो द्विघात बहुपद का है ही नहीं, ये भी द्विघात बहुपद का नहीं है और ये द्विघात बहुपद है और हमसे नहीं वाला पूछ रहा है तो 3 ऑप्शन नहीं वाला है तो एक हाँ वाला है, क्या तो इसको मार देंगे। लेकिन ध्यान रखिए ये पूछ रहा है द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है तो इसकी ये तो टच ही नहीं कहीं कर रहा है, इसके तो बात ही नहीं करेंगे हम। और ये द्विघात का है, एक बच रहा है तो ये त्रिघात का है तो ये त्रिघात बहुपद का आलेख है, इसलिए यह द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। अब अगला प्रश्न टाइप 4 और अंतिम प्रश्न बहुपद का। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दे रखा है। तो हल हम जब करेंगे तो हम लिखेंगे द्विघात बहुपद के लिए उनके मूलों का योग दे रखा है, मूलों का योग, मूलों के योग को अगर हमने अल्फा प्लस बीटा मान लिया दोनों मूल को, तो अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 3, अब मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर दे रखा है 2। तो हमसे द्विघात बहुपद पूछ रहा है तो द्विघात बहुपद बराबर यक्स स्क्वायर ब्रैकेट में मूलों का योग इंटू यक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर क्या 0। तो यक्स स्क्वायर मूलों का योग कितना है 3 है और मूलों का गुणनफल कितना है 2 है बराबर 0। यही वो द्विघात बहुपद होगा।